दोस्तों, दिसंबर 2025 का महीना तुर्की के लिए उन दिनों की तरह बन गया है जब चारों ओर अंधेरे ही अंधेरा दिखने लगे। हालात ऐसे बन गए कि निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऊपर से मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी को तुर्की अपने लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म समझता था। यह संगठन कहने को तो 57 देशों का समूह है, एक बहुत बड़ा नंबर, लेकिन जब आप इसकी गहराई में उतरते हैं तो तस्वीर कुछ और ही निकलकर सामने आती। हैरानी की बात यह है कि इन 57 देशों में से करीब 30 देश अपने ही पड़ोसियों के साथ किसी न किसी तनाव या जंग में उलझे हुए। यानी जिन देशों के बीच एकता दिखाने की कोशिश होती है वही खुद आपस में स्थिर नहीं है। इसके अलावा लगभग 18 देश ऐसे हैं जो कंगाली के कगार पर खड़े, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और हालात बिगड़ने जाए। इतने बड़े संगठन के बावजूद इन देशों में स्थिरता की कमी साफ दिखाई देती। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल दोस्तों, हमने जो बताया इसी के साथ इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, नाइजीरिया और सूडान जैसे देशों के पास तेल का अथाह भंडार होने के बावजूद वे ताकतवर नहीं बन। कुदरत की मेहरबानी तो है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और लगातार संघर्षों ने इन्हें कमजोर बना। दुनिया में इनका प्रभाव तो दूर, खुद मुस्लिम देशों के बीच भी इनकी कोई खास पकड़ नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने बड़े संगठन का फायदा ही क्या जब उसके आधे सदस्य खुद ही अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। इसी भीड़ में तुर्की खुद को खलीफा यानी नेता समझने की कोशिश कर। इसी नेतृत्व की होड़ में तुर्की ने कई बार भारत के खिलाफ बयान दी ताकि बाकी देशों को खुश किया जा सके। मगर अब तुर्की को एक ऐसी चेतावनी मिल गई है जिसने उसकी चिंता बढ़ा दी। वेस्ट एशिया के सबसे अहम थिंक टैंकों में से एक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की और इसमें जो दावा किया गया है वह तुर्की के लिए सीधा अलार्म बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने साफ शब्दों में कहा कि भारत को उकसाना कोई खेल नहीं, इसकी कीमत इतनी भारी पड़ सकती है कि जिस देश ने गलती की वह समझ भी नहीं पाएगा कि नुकसान कहां से हुआ। इसीलिए सऊदी अरब ने भारत विरोधी किसी भी अभियान से दूर रहने की सलाह भी दी। लेकिन यहाँ असली टारगेट तुर्की है, वही तुर्की जो कश्मीर को लेकर बार बार बयान देता जैसे उसे भारत से ज्यादा कश्मीर की चिंता हो। तुर्की की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आप तुर्की के अपने ही रक्षा विशेष कर खुलकर कह रही है कि एर्दोगान ने कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को चिढ़ाने की कोशिश की, वही उसके लिए जाल बन गई। तुर्की को ना तो कोई रणनीतिक फायदा हुआ और ना ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई बड़ा समर्थन। उल्टा तुर्की कई मोर्चों पर ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे निकलने का कोई सीधा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। खेल बड़ा था, चाल गलत थी और अब तुर्की खुद अपने दाव में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आज की स्थिति यह है कि तुर्की दुनिया की राजनीति में ऐसे फंस गया है जैसे कोई खिलाड़ी चारों तरफ से चेकमेट में आ जाए। एक तरफ इजराइल के साथ बढ़ता तनाव है और दूसरी तरफ सीरिया का पुराना दलदल जहां तुर्की आज भी अपनी सेना फंसा चुका है। ऊपर से सऊदी अरब के साथ शक्ति संघर्ष लगातार बढ़ता गया और ग्रीस तथा साइप्रस के साथ पुराने विवाद फिर से सिर उठाने लगे। हालात इतने उलझ चुके हैं कि तुर्की के चारों ओर एक तरफ से आग ही आग दिखाई दे रही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद तुर्की ने भारत से भी टकराव मोल ले लिया और वह भी बिना किसी ठोस समर्थन के। अजरबैजान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भले ही तुर्की के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर इनकी राजनीतिक पकड़ इतनी कमजोर है कि इनके बयानों का असर बेहद सीमित होता है। यूरोप तो पहले ही साफ कर चुका है कि भारत के खिलाफ वह कभी तुर्की का समर्थन नहीं करे। मध्य पूर्व की स्थिति भी तुर्की के पक्ष में नहीं, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरब के बीच पहले से ही ताकत की जंग जारी है। ऐसे में सऊदी ने भारत के मामले में तुर्की को एक बार भी समर्थन नहीं दिया। यहाँ तक कि सऊदी सेना ने तुर्की के साथ बच्चा कुचा सैन्य सहयोग भी रोक दिया। अब तुर्की भू राजनीतिक शतरंज में अकेला खिलाड़ी बन चुका है और भारत उसके पड़ोस में ही राजनीतिक घेराबंदी कर, जिसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। वेस्ट एशिया के थिंक टैंक साफ कह रहे हैं कि अगर तुर्की ने भारत को यूं ही उकसाया तो आने वाले 5 साल उसके लिए बेहद भारी साबित होंगे। तुर्की ने शहर को छेड़ने की कोशिश तो कर दी, लेकिन अब उसे भागने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा।
उसके अपने राजनीतिक और सैन्य फैसले अब उसी पर भारी पड़ रहे और आने वाले समय में यह दबाव बढ़ सकता है। तुर्की की मुश्किलें केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी हालात उसके खिलाफ खड़े होते जा रहे। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में वह बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है और यही नीति अब उसके लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति बनाती जा रही। नाटो के साथ भी रिश्ते बिगड़ने लगे और रूस के साथ भी तुर्की अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। दिसंबर 2025 में ब्रसेल में हुई नाटो बैठक के दौरान तुर्की की चिंता खुलकर सामने आ गई। तुर्की के विदेश मंत्री ने ब्लैक सी की सुरक्षा को लेकर अपना दर्द जाहिर किया और बताया कि रूस से जुड़े तेल टैंकरों पर हमले हो रहे। हैरानी की बात यह थी कि ये हमले तुर्की के अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुए, जिससे उसका समुद्री व्यापार सीधा खतरे में आ गया। तुर्की अब इसे बेहद डरावनी स्थिति बता रहा है, क्योंकि जिस समुद्र को वह दूसरों के लिए बेहद रखता था, वही समुद्र अब उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया। मांटो कन्वेंशन का हवाला देकर तुर्की नाटो के युद्ध पोतों को ब्लैक सी में प्रवेश नहीं करने देता, ताकि वह खुद को रणनीतिक रूप से मजबूत बना सके। लेकिन अब यही रणनीति उस पर उल्टी पड़ गई। अमेरिका और यूरोप इस नीति से नाराज है, क्योंकि तुर्की एक और नाटो में बैठता है और दूसरी ओर रूस से करीब बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी दोहरी चाल को वह रणनीतिक ऑटोनॉमी कहता है, मगर अब यह नीति उसके लिए सिरदर्द बन चुकी। नाटो ने अपने 2025 एजेंडे में सभी देशों को रक्षा बजट 2% से बढ़ाकर 3.5% करने के निर्देश दिया। तुर्की पहले ही कई मोर्चों पर भारी खर्च कर और अब यह नया बोझ उसकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर सकता है। उधर अमेरिका का दबाव भी बढ़ रहा है और तुर्की के बैंकों ने 2025 में डर के कारण रूसी कंपनियों से लेन देन घटा दिया, क्योंकि उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का भय सताने लगा। स्थिति यह बन गई कि तुर्की ना रूस को खुश कर पा रहा है और ना ही अमेरिका को नाराज करने का जोखिम उठा पा। विश्लेषकों का मानना है कि अगर भविष्य में कोई ऐसा समझौता होता है तो जिससे रूस को भू राजनीतिक ताकत मिले, तो तुर्की की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तुर्की को डर है कि यूक्रेन की हार की स्थिति में रूस काकेश क्षेत्र में विस्तार कर सकता है, जो तुर्की की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा होगा। दूसरी तरफ तुर्की ने पाकिस्तान, अजरबैजान और बांग्लादेश के साथ मिलकर जिस 3 भाई का गठबंधन की हवा बनाई थी, वह भी अब उसके लिए बोझ बन गया, क्योंकि यह गठबंधन भारत के खिलाफ खड़ा दिखता है और भारत आज वैश्विक मंच पर पहले से कई ज्यादा प्रभावशाली हो चुका है। इसी बीच तुर्की और इजराइल के बीच तनाव गहरा गया और नवंबर 2025 में इस्तांबुल के एक अभियोजक ने इजराइल के 37 उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर, जिससे कूटनीतिक माहौल और बिगड़ गया। राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ कड़े बयान देने शुरू कर और दोनों देशों के संबंध अब टकराव के चरम पर पहुंच चुके। दूसरी ओर तुर्की सीरिया में भी बुरी तरह फंसा हुआ है, क्योंकि अप्रैल 2024 में असद सरकार गिरने के बाद जो हालात बने उससे तुर्की को फायदा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नई सरकार अब इजराइल के करीब जा रही है, जिससे तुर्की की सारी योजना दरी की दरी रही। वैसे दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या तुर्की आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण एर्दोगान की भारत विरोध नीति है? क्या आने वाले समय में भारत को तुर्की के लिए नरमी दिखानी चाहिए या फिर जैसे को तैसा वाला रुख बनाए रखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।